नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद चपराना आपके अपने यूट्यूब चैनल वर्दी आजकल 24 पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 10 क्वेश्चन जीएस सीरीज के बारे में और 10 क्वेश्चन जीएस सीरीज की आज ही हमारी क्लास नंबर होने वाली है 7। इससे पहले मैं आपको 6 क्लास करा चुका हूं। अगर अभी तक वो क्लास आपने नहीं देखी है, तो आपका अपना यूट्यूब चैनल है जिसका नाम वर्दी आजकल 24 है। और वर्दी आजकल 24 चैनल पर ही आपके यूपीएसआई के मैथ्स के जितने पीवाईक्यू हैं अर्थात प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है लेके 1991 से 2021 तक, वो भी आपके इसी प्लेटफॉर्म पर कराए जा रहे हैं। समय को बर्बाद ना करते हुए आज हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। आज ही हमारी क्लास नंबर 7 होने वाली है और क्लास नंबर 7 का मैं आपसे पहला क्वेश्चन डिस्कस करना चाहता हूँ। आज का पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। 1820 में थॉमस मुनरो ने निम्नलिखित में से किस भू राजस्व प्रणाली की शुरुआत की थी? आपके समक्ष 4 ऑप्शन होंगे, जमींदारी, महालवाड़ी, रैयतवाड़ी या आपकी जब्ती। पहले की तरह मैं आपको 4 ऑप्शन दिया करूँगा और मैं आपको फिर उस 4 ऑप्शनों में 3 सेकंड का समय दूँगा भाई। फिर आप अपना आंसर लगा लोगे कि आपका आंसर क्या है। तो आपने इसका राइट आंसर सोच लिया होगा, तो इसका राइट आंसर होगा रैयतवाड़ी, ऑप्शन नंबर सी। थॉमस मुनरो ने जो है आपकी रैयतवाड़ी प्रथा स्टार्ट की थी। अब मैं आपको इसका थोड़ा-सा कंसेप्चुअल चीज़ें बताना चाहता हूँ क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछा जाता है भाई। सबसे पहले बात करते हैं हम स्थायी बंदोबस्त के बारे में। ये जितनी भी चीज़ें आप पढ़ रहे हो, ये भूमि से संबंधित चीज़ें पढ़ रहे हो जो भूमि पर लगान लिए जाते थे। स्थायी बंदोबस्त को हम जमींदारी प्रथा या जमींदारी व्यवस्था या स्तंभरारी व्यवस्था के नाम से भी जानते हैं। स्थायी बंदोबस्त को लॉर्ड कॉर्नवालिस ने शुरू किया था 1793 में और इसमें जो क्षेत्र था स्थायी बंदोबस्त में, वो 19% क्षेत्र पर ये लागू थी, अर्थात वह क्षेत्र जो ब्रिटिश सरकार के अधीन था उसका 19% क्षेत्र। और इस 19% क्षेत्र में कौन-कौन से अ, स्थान थे? तो बंगाल था, बिहार था, उड़ीसा था, वाराणसी, गाजीपुर और उत्तरी कर्नाटक। यानी मैं ये कह सकता हूँ कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा ये बंगाल का क्षेत्र था, लेकिन पूरा बंगाल नहीं था भाई। यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है कि पूरे बंगाल में थी, तो पूरे बंगाल में नहीं थी। वाराणसी और गाजीपुर, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि पूरे उत्तर प्रदेश में थी, तो पूरे संयुक्त प्रांत में नहीं थी, या उत्तरी कर्नाटक। ये पूछेगा कि पूरे कर्नाटक में थे, तो कर्नाटक में भी पूरे में नहीं थी। अब जानेंगे कि ये स्थायी बंदोबस्त होता क्या था? स्थायी बंदोबस्त का अर्थ था जमींदारी व्यवस्था में जमींदारों को भूमि का मालिक बना दिया जाता था। यानी जमींदारी व्यवस्था में जमींदारों को भूमि का मालिक बना दिया जाता था। इसको हम ऐसे समझोगे, जैसे मान लो ये आपके भाई की जमीन है, ये आपकी जमीन है, आपके चाचा की, आपके ताऊ की, आपके पूरे गांव की जमीन है मान लो ये। तो ये अब आपकी जमीन ना होकर, आपके घर वालों की जमीन ना होकर, अब ये जमीन किसकी हो गई? अब ये जमीन होगी जमींदारों की। और इस जमीन का इन्हें अधिकार कहां से प्राप्त होता था? तो यहां पर लगती थी बोलियां। ब्रिटिश सरकार बोलियां लगवाती थी कि कौन हमें लगान लाकर देगा सूद सहित। तो सूद सहित जो लगान लाके देता था, उन्हें जमींदार बोलते थे। कि एक जमींदार आता था, कहता कि ठीक है, मैं आपको पूरे गांव का लगान लाकर दूंगा, जो ये जमींदारी प्रथा कहलाई। अब ये जो जमींदारी प्रथा थी, ये इसका वंशानुगत मालिक भी हुआ करता था। अर्थात अगर मान लो ये जमींदार मर जाता था, तो इसका बेटा जो है वो लगान लाकर देता था। अर्थात मान लो अगर दो बेटे हैं, तो ये आधी आधी लगान दोनों बेटों में बट जाती थी। तो मैं ये कह सकता हूँ कि किसानों के भूमि संबंधी अधिकार छीन लिए गए। यानी जो किसानों पर भूमि से संबंधित अधिकार थे, वो सभी छीन कर किसे दे दिए गए? तो जमींदारों को दे दिए गए। अब लगान कितना लिया जाता था, इसकी बात कर लेते हैं। मान लो किसी भूमि पर लगान आया, तो उसका 10/11 भाग तो ब्रिटिश सरकार को जाता था और 1/11 भाग जमींदार या बिचौलिया को जाता था। बे मान लो आप ऐसे मान लो 1100 रुपये आए, मान लो 1100 रुपये आए टोटल लगान के। तो टोटल इसका 10/11 कितना हो गया आपका? इसका 10/11 हो गया आपका 1000 रुपया। तो 1000 रुपया जाएगा आपका ब्रिटिश सरकार को और इसमें क्या है, 100 रुपया इसमें ले लेता बिचौलिया। लेकिन ये किसका है? ये लगान का है, लगान। ठीक है। नेक्स्ट प्रथा की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रथा है आपकी रेतवाड़ी व्यवस्था। रेतवाड़ी व्यवस्था, रेतवाड़ी व्यवस्था को टॉमस मुनरो एवं रीड द्वारा चालू किया गया था। टॉमस मुनरो एवं रीड, ये कब स्टार्ट की थी? 1820 में। इसका क्षेत्र कितना था? तो ब्रिटिश भारत का 51% क्षेत्र। कहाँ थी ये? मद्रास में, मुंबई में, पूर्वी बंगाल असम में और आपका कुर्ग में। इसका अर्थ क्या था? रेत का अर्थ होता है किसान। किसान अर्थात ब्रिटिश सरकार का सीधे किसानों के संपर्क लगान के संदर्भ में। परिणामतः बिचौलिए की भूमिका समाप्त। जैसे अभी आपने स्थायी बंदोबस्त पढ़ा था, तो स्थायी बंदोबस्त में आपका क्या है, जो आपके जमींदार होते थे, जमींदार जमींदार लगान देते थे किसको? ब्रिटिश सरकार को। तो उन लेकिन इसमें रेत में क्या है? रेत में अब क्या है, अब ब्रिटिश सरकार को किसान किसान बिल्कुल सीधे प्रत्यक्ष तौर पर लगान दे सकता था। अर्थात पहले जो बिचौलिया की भूमिका होती थी, वो बिचौलिया की भूमिका इसमें खत्म कर दी। अब इसमें लगान कितना था? तो इसमें लगान थी 1/2 भाग राजस्व का, यानी 50% लगान इसमें ली गई थी। क्षेत्र कितना था? क्षेत्र था 51%। किसने स्टार्ट की थी रेतवाड़ी?
तो थॉमस मुलर एवं रीड ने 1820 में। अब देखेंगे महलवाड़ी प्रथा। महलवाड़ी प्रथा, महलवाड़ी प्रथा किसने स्टार्ट की थी? हॉल्ट मैकेंजी ने ये 1822 में स्टार्ट की थी। कितना क्षेत्र था इसका? 30%। तो ये कहाँ का स्टार्ट की थी? उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रांत में और पंजाब में। महल क्या है? महल पूरे गांव को महल कहते थे। पूरे गांव की लगान एक महाल यानी मुखिया या मुकद्दम अंग्रेजी सरकार को देता था। देखो पहले आपने पढ़ा था स्थायी बंदोबस्त। स्थायी बंदोबस्त में क्या है? वो बिचौलिया आ गया, बिचौलिया। फिर आपके रेत में क्या है? रेत में किसान आ गए। अब किसान सीधे देना स्टार्ट हो गए। अब महलवाड़ी में क्या है ना, महलवाड़ी में अब किसान से नहीं, एक किसान से नहीं, अब क्या है ना, पूरे गांव के जितने भी किसान होते थे या दो गांवों के किसानों पर एक ऊपर बनाते मुकद्दम या मुखिया। अब ये मुखिया या मुकद्दम सीधा सीधा ब्रिटिश सरकार को लगान देगा। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। तो ये 30% क्षेत्र पर थी। इसके लिए मैंने एक ट्रिक बनाई थी, से रे मैं सरम। से फॉर स्थायी बंदोबस्त, रे फॉर रेतवाड़ी, मैं फॉर महलवाड़ी। आपके पेपर में एक क्वेश्चन और पूछता है इजारेदारी प्रथा से। मैं आपको यहां बताता हूं, इजारेदारी प्रथा, इजारेदारी प्रथा, इजारेदारी प्रथा ये कब स्टार्ट हुई थी? 1772 में। 1772 में किसने स्टार्ट की? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स ने। लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है। इसमें क्या, इसमें भी वही नीलामी के लिए बोली लगाई जाती थी और जो ज्यादा नीलामी देता था उसी को क्या है, उसी को जमींदारी मिल जाती थी। तो ये चार आपने पढ़ी होगी। ये चार मैंने आपको जमींदारी प्रथा बता दी, इजेदारी, इजारेदारी और स्थायी बंदोबस्त, रेतवाड़ी और महलवाड़ी। 19% क्षेत्र, 51% क्षेत्र, 30% क्षेत्र। बाकी आप अपने आधार पर ये चीज रट लेंगे और पढ़ लेंगे। आई होप आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। अब मैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपका, दिल्ली सल्तनत में किस वंश ने सबसे कम शासन किया था? आपके समक्ष चार ऑप्शन है, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। आपको पता है कि दिल्ली सल्तनत अर्थात जो दिल्ली की गद्दी पर बैठते ही कुतुबुद्दीन ऐबक, अर्थात चार, इसमें पांच आपके वंश आएंगे। कौन कौन से? गुलाम वंश, गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधी। गुलाम, खिलजी, खिलजी, तुगलक, तुगलक, सैयद, सैयद और आपका लोधी। आपको पता है कुतुबुद्दीन ऐबक 1226 में बैठता है गद्दी पर। 1206 से ये आपका 1290 तक चला था। 1290 टोटल आपका 84 वर्ष स्टार्ट हुआ, 84 वर्ष। खिलजी वंश जो है ये 1290 से आपका 1320 तक, 1320। मात्र कितने वर्ष चला आपका ये? मात्र 30 वर्ष। तुगलक वंश आपका 1320 से लेकर आपका 1414, 1414। तो ये होगा आपका 4 और ये होगा 9, 94। और सेध वंश कितना चला आपका? सेध वंश इसके देखते हैं। सेध वंश 1414 से लेकर 1414 से लेकर 1450। सेध वंश चला आपका मात्र 36 वर्ष, 36 वर्ष। और लोधी वंश आपका 1451 से लेकर और आपका अंतिम जो है इब्राहिम लोधी 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में हार जाएगा। तो ये चला आपका 75 वर्ष। अब इसमें पूछा है सबसे कम, तो सबसे कम कौन सा चला? खिलजी वंश। अगर पूछता है सबसे ज्यादा कौन सा चला, तो सबसे ज्यादा चला आपका तुगलक वंश। इसमें पूछा है सबसे कम, तो सबसे कम आप लगा दोगे क्या? आपका खिलजी वंश। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगे। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। निम्न में से कौन सा एक हड़प्पा शहर नहीं था? आपके समक्ष चार ऑप्शन है, लोथल, धौलावीरा, मेहरगढ़, सोटकाकोह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा और आपने इसका राइट आंसर लगा भी लिया होगा। तो ये आपका पड़ेगा मेहरगढ़। मेहरगढ़ क्या है? मेहरगढ़ ये हड़प्पा शहर नहीं था बल्कि एक नवपाषाणकालीन बस्ती थी। नवपाषाणकालीन, ठीक है। और ये नवपाषाण काल की सर्वप्रथम बस्तियों में से एक थी। ये सर्वप्रथम बस्तियों में से आपकी क्या है? मेहरगढ़ एक थी आपकी। यहां से ही आपके जो है, जो आपका पशुचारण, पशुचारण अर्थात जैसे मवेशी, भेड़, मवेशी हो गया आपका, आपके भेड़ हो गए, आपके बकरी हो गए, यहाँ पर इनको देखने को मिलेगी। प्लस यहीं से ही आपको जो है धातु के प्रमाण मिलेंगे। यहीं से आपके धातु के प्रमाण, धातु के प्रमाण आपके जो है मेहरगढ़ से मिलेंगे। और यहीं से आपको पता है जो गेहूं और जौ, गेहूं और जौ के साक्ष्य भी यहीं से मिलेंगे। गेहूं और जौ के साक्ष्य यहीं से मिलेंगे। लोथल क्या है? लोथल एक गुजरात में है, गुजरात में। ये एक बंदरगाह था, गोदीवाड़ा। धौलावीरा, धौलावीरा भी आपके गुजरात में है, गुजरात। और सोतका कहो आपका जो है ये पाकिस्तान में है, पाकिस्तान। आई होप आपको इतनी चीजें समझ में आ गई होंगी। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 4। वो देख लेता हूँ भाई, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है आपका? क्वेश्चन नंबर 4,
निम्न में से किसे जंगल की ज्वाला के रूप में जाना जाता है, अर्थात जंगल की आग किसे कहते हैं? प्लास, आर्किड, बांस या रोहिदा। आपके समक्ष 4 ऑप्शन है, आप इसका आंसर लगा लोगे। तो आपने इसका आंसर लगा भी लिया होगा, तो इसका राइट आंसर होगा प्लास। जंगल की आग को या जंगल की ज्वाला को हम क्या कहते हैं? जंगल की ज्वाला को प्लास भी कहते हैं हम, प्लास। अब इससे संबंधित जो क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं, हम उनको देख लेते हैं भाई। जैसे प्लास, प्लास, प्लास को आपसे पूछा कि जंगल की आग भी इसे बोलते हैं, जंगल की आग, जंगल की आग इसे बोलते हैं। प्लास को ही हम, इसके 2 नाम और हैं, एक तो आपका टोंसू या टेंसू, टेंसू, या देसी भाषा में इसे जो है आपका ढाक भी बोलते हैं, ढाक, ढाक। इसका जो वैज्ञानिक नाम है उसका नाम है ब्यूटिया मोनोस्पर्म। इसका जो वैज्ञानिक नाम है, वैज्ञानिक नाम, वैज्ञानिक नाम वो क्या है? वो है आपका ब्यूटिया मोनोस्पर्म, ब्यूटिया, ब्यूटिया मोनोस्पर्म। प्लास से संबंधित एक महत्वपूर्ण चीज ये है कि प्लास जो है ये उत्तर प्रदेश का, यूपी का राष्ट्रीय पुष्प है। यूपी का राष्ट्रीय पुष्प है प्लास, राष्ट्रीय पुष्प। देखो ये पुष्प जरूर है, लेकिन इसमें क्या है ना, इसमें सुगंध नहीं आती है, इसमें खुशबू नहीं आती है, लेकिन प्लास का इस्तेमाल आपको पता है, ये जड़ी बूटी या औषधियों में किया जाता है, औषधि। बाकी जो आपके समक्ष 3 ऑप्शन थे, आर्किड, आर्किड का आप इसमें ऑप्शन था आपके पेपर में, आर्किड, आर्किड को आप जंगल की सुंदरता भी कहते हैं, जंगल की, जंगल की सुंदरता। और एक ऑप्शन था आपका बांस, बांस, बांस क्या है? ये आदिवासी लोग जो थे उसका हरा सोना बोलते हैं इसको, आदिवासी का हरा सोना, आदिवासियों का हरा सोना इसे बोलते हैं, हरा सोना, हरा सोना। एक क्वेश्चन आपके पेपर में और पूछा था कि बांस क्या है? तो बांस एक पेड़ नहीं है, बल्कि बांस एक घास का वृक्ष है, घास का वृक्ष। जैसे आलू के बारे में पूछा था कि आलू क्या है, तो आलू एक जड़ है। और एक और था आपके पेपर में, इसमें ही ऑप्शन रोहिदा, रोहिदा, रोहिदा को आप मरुशोभा भी कहते हैं, मरुशोभा, किसी पेपर में पूछा था तो इसलिए। तो इतना आपको दिमाग में याद रख लेना भाई। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं भाई मैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? निम्न में से कौन सा मध्यम मंडल के ऊपर होता है और एक ऐसा क्षेत्र है जहां ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ता है? 4 ऑप्शन आपके समक्ष, समताप मंडल यानी स्ट्रेटोस्फीयर, बहिर्मंडल यानी एक्सोस्फीयर, ताप मंडल यानी थर्मोस्फीयर, डी ऑप्शन है क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फीयर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कौन सा? ताप मंडल, ऑप्शन नंबर सी, थर्मोस्फीयर। अरे तो अभी लेना जरूरी कपड़ा है, थर्मोस्फीयर। देखिए अगर आपने क्वेश्चन सही तरीके से पढ़ा होगा तो एक बार देखिए, दोबारा से क्वेश्चन पढ़ता हूं, थोड़ी सी आपके दिमाग में और क्लियरिटी आएगी। कौन सा मध्यम मंडल के ऊपर होता है और यह एक ऐसा क्षेत्र होता है जहां ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ता है? आपने अगर साइंस पढ़ी हो तो ऐसा बोला जाता है कि ऊंचाई बढ़ेगी तो तापमान में क्या, तापमान में कमी आना स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन ये ऐसा क्षेत्र है कि जहां ऊंचाई के साथ साथ तापमान में क्या है ना, तापमान में भी वृद्धि होती है, तो ये होता है आपका तापमंडल। और तापमंडल क्या है? ये मध्यम मंडल के ऊपर होता है। और मध्यम मंडल के ऊपर कौन सा है? तो आपका आयन मंडल। जैसे मैं आपको बता दूं, आपकी 5 परतें हैं, 5 परतें, जैसे क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, समताप मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, आयन मंडल, आयन मंडल, और आपका बहिर्मंडल, बहिर्मंडल। तो मध्य मंडल और आयन मंडल के बीच होता है कहीं आपका ये, मध्य मंडल और आयन मंडल के बीच में होता है ये जो आपका तापमंडल था। और आपको पता है यहीं से ही आपकी जो है, जो आयन मंडल होता है, यहीं से ही आपकी जो रेडियो वेव होती है, जो रेडियो प्रसारण होता है, रेडियो प्रसारण, वो आपका आयन मंडल से ही होता है। आपको पता है यहाँ से टकरा के किरणें वापस आ जाती हैं। मध्य मंडल में क्या आपका, यहाँ पर जितने भी आपके तारे होते हैं, तारे जैसे तारे जो टूटते हैं तो उनका घर्षण बल आपका मध्य मंडल सोख लेता है। समताप मंडल क्या है? समताप मंडल में आपके जितने भी वायुयान जहाज वगैरह उड़ते हैं, यही होते हैं, उड़ते हैं आपके समताप मंडल में। दूसरा, समताप मंडल में आपकी ओजोन परत है, ओजोन परत है। क्षोभ मंडल में क्या है? जितनी भी आपकी मौसमी घटनाएं होती हैं, जितनी भी आपकी मौसमी घटनाएं होती हैं, वो आपकी क्षोभ मंडल में ही होती है। तो आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा उसे देखता हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। बी आर अंबेडकर ने किस मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान की हृदय और आत्मा के रूप में वर्णित किया है? आपके समक्ष 4 ऑप्शन है, समानता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार,
संवैधानिक उपचारों का अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार। तो आपने इसका राइट आंसर लगा लिया होगा, बहुत घिसा-पिटा क्वेश्चन है, बहुत पुराना क्वेश्चन है, तो राइट आंसर हो जाएगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार अर्थात आर्टिकल 32। यहाँ पर थोड़े से बच्चे कन्फ्यूजन होते हैं भाई, कहाँ होते हैं वो भी मैं आपको बताऊँगा। देखिए, भीमराव अंबेडकर जी से ये पूछा गया कि अंबेडकर जी आपने 395 अनुच्छेद लिखे हैं हमारे संविधान में, आपने जो है 8 अनुसूचियाँ लिखी हैं और 22 भाग लिखे हैं। हालाँकि बाद में ये 22 की जगह 25 हो जाते हैं, ये 8 की जगह 12 हो जाते हैं और ये 395 की जगह ये 468 प्लस हो जाते हैं। तो ये पूछा गया कि अंबेडकर जी आपने 395 अनुच्छेद लिख लिए, आपको सबसे बेहतरीन अनुच्छेद कौन-सा लगता है? तो अंबेडकर जी ने जवाब दिया कि मुझे सबसे बेहतरीन लगता है आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 को मैं मौलिक अधिकारों की आत्मा कहूँगा, या ये क्वेश्चन पूछता है कि भीमराव अंबेडकर ने किसे आत्मा कहकर पुकारा है, तो आर्टिकल 32 को, यानी ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, अर्थात यही अभिभावक है मूल अधिकारों का। आपको पता है अगर आपके मौलिक अधिकारों पर कोई भी आँच आती है, तो आप आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जाते हो और आर्टिकल 226 के तहत आप हाई कोर्ट जाते हो। ये तो चाहते हो आप? तो इसलिए आर्टिकल 32 को संवैधानिक उपचारों का अधिकार अर्थात इसे भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान की हृदय और आत्मा कहा। क्योंकि आपको पता है कि यहीं से 5 प्रकार की रिटें जारी होती है। हालाँकि 226 में हाई कोर्ट भी रिट जारी करता है, लेकिन रिट जारी करने में आपको मैं एक क्वेश्चन यहाँ और बता दूँ, रिट जारी करने में हाई कोर्ट की पावर ज़्यादा है सुप्रीम कोर्ट से। लेकिन अगर संसद चाहे तो सुप्रीम कोर्ट की पावर भी ज़्यादा कर सकती है हाई कोर्ट से। यहाँ जहाँ बच्चे फँसते हैं वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि संविधान की आत्मा, संविधान की आत्मा, ठीक है? दूसरा, संविधान की आत्मा किसने कहा? पहले इसी का आंसर दे देता हूँ, संविधान की आत्मा। तो संविधान की आत्मा कहा जाता है प्रस्तावना को, प्रस्तावना को। और प्रस्तावना को संविधान की आत्मा, प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा था? तो प्रस्तावना को, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा ठाकुर दास भार्गव, पंडित ठाकुर दास भार्गव ने बोला था कि प्रस्तावना जो है वो संविधान की आत्मा है। लेकिन लेकिन अगर शब्द आए कि भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा किसे कहा है? संविधान की आत्मा किसे कहा? तो आप बता दोगे आर्टिकल 32 अर्थात संवैधानिक उपचारों के अधिकार को, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। तो बच्चे यहाँ पर फँसते हैं, इसलिए मैंने आपको यहाँ पूरी तरीके से ये डिस्कस कर दिया है। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा वो मैं देख लेता हूँ। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं आपके साथ यहाँ डिस्कस करना चाहता हूँ, थोड़ा-सा इसको हटा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न में से कौन एक समतापी प्राणी है? आपके समक्ष 4 ऑप्शन हैं, कबूतर, मगरमच्छ, मेंढक और मछली। पहले मैं आपको बता देता हूँ कि समतापी और विषमतापी प्राणी का क्या कौन-कौन से होते हैं। पहले हम बात करेंगे समतापी की। तो सम माने समान और ताप माने ताप, यानी जिनका समान टेम्परेचर हो, यानी शरीर का तापमान स्थिर। शरीर का तापमान कैसा होना चाहिए? शरीर का तापमान स्थिर। जैसे मान लो मैं और आप हैं, जैसे मान लो मैं हूँ या आप हैं। आप आप या तो हिमालय पे चले जाओ या आप किसी ज्वालामुखी के आस-पास खड़े हो जाओ। बहुत ज्वालामुखी बहुत गर्म है और हिमालय की बर्फ, ये बोलता हूँ हिमालय की बर्फ। हिमालय की बर्फ बहुत ठंडी है। तो मेरे शरीर का तापमान कितने डिग्री सेल्सियस है? 37 डिग्री सेल्सियस है। भाई ये कभी भी नहीं बदलने वाला है, 37 के 37 डिग्री ही रहेगा। वो अलग बात है कि थोड़ा बुखार में इधर-उधर चीज़ें हो जाती हैं। तो समतापी क्या होता है? जिनका शरीर का तापमान स्थिर होता रहता हो, चाहे चाहे वो कहीं भी चले जाएँ। मेरा 37 डिग्री ही रहेगा, मैं कहीं भी चले जाऊँ। तो समतापी में कौन-कौन से आएँगे? तो समतापी में आएँगे पक्षी, जो पक्षी वर्ग है, और आपके समतापी में कौन-कौन और कौन-सा आएगा? जो आपके स्तनधारी हैं। अब मानव एक स्तनधारी आपको पता है, तो स्तनधारी और पक्षी वर्ग में आएँगे समतापी। अब विषमतापी कौन होंगे? विषमतापी, विषम माने अस्थिर और ताप माने ताप, यानी जिसका तापमान अस्थिर होता हो, अस्थिर तापमान वाले होंगे आपके विषमतापी। अब इसमें कौन-कौन से आएँगे आपके? तो इसमें आपके आ जाएगी मछली वर्ग, मछली, इसमें आ जाएगा जो रेंगने वाले होते हैं सरीसृप, सरीसृप, इसमें आ जाएँगे उभयचर, उभयचर जो जल और थल में भी रहते हैं, उभयचर भी आएँगे, ठीक है? जैसे मछली हो गया, जैसे सरीसृप हो गया, जैसे आपके उभयचर हो गए। तो आपको बातें समझ में आ रही होंगी। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8। निम्न में से ऊपर आंसर लगा दिया आपने? इसका आंसर क्या होने वाला है बताओ? क्वेश्चन नंबर 7 का निम्न में से कौन-सा एक समतापी है? तो समतापी में आपको पता है कि समतापी में कौन-कौन से आएँगे? या तो आपका पक्षी वर्ग आएगा, पक्षी, या आपका कौन-सा वर्ग आएगा? पक्षी वर्ग के साथ आपका आएगा स्तनधारी।
स्तनधारी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कबूतर। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से किसने कराधान का क्षमता सिद्धांत दिया था? कराधान का। तो आपके समक्ष चार ऑप्शन है, जॉन मेनार्ड केन्स, रॉबर्ट किलेन, एडम स्मिथ या आपका कार्ल मार्क्स। तो इसका राइट आंसर आप मुझे बताओगे सोचकर। इसका राइट आंसर होने वाला है एडम स्मिथ। एडम स्मिथ ने बताया था कराधान का क्षमता सिद्धांत। अब ये कराधान का क्षमता सिद्धांत क्या है वो देख लेता हूं मैं। एडम स्मिथ कहते हैं आय, ये दो बात कहते हैं, आय और टैक्स कर। यानी जिनकी आय ज्यादा है उनसे कर भी ज्यादा लेना चाहिए, और जिनकी आय कम है उनसे कर भी कम लेना चाहिए। बिल्कुल सही बात कही इन्होंने जो। भाई जिनकी आय ज्यादा है उनसे कर ज्यादा ले लो, जिनकी आय कम है उनसे कर कम ले लो, तो बैलेंस चीजें होती रहेंगी। ये किसने दिया था आपका? एडम स्मिथ। एडम स्मिथ। एडम स्मिथ की आपको पता है किताब आती है बहुत इंपॉर्टेंट। कौन सी? किताब का नाम है वेल्थ ऑफ नेशन। वेल्थ ऑफ नेशन। वेल्थ ऑफ नेशन ये कब लिखी थी? 1776 में लिखी थी। और ये अपने गांव में किताब लिखी थी इन्होंने। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई, ठीक है। और इनकी एक किताब और है एडम स्मिथ की, बहुत इंपॉर्टेंट है, थ्योरी ऑफ थ्योरी ऑफ थ्योरी ऑफ ऑफ थ्योरी ऑफ मोरल सेंटिमेंट, ऑफ मोरल मोरल सेंटिमेंटल सेंटिमेंटल थ्योरी ऑफ मोरल सेंटिमेंटल। ये इसने 1759 में लिखी थी। किसने? एडम स्मिथ ने। अभी कार्ल मार्क्स का भी जिक्र आया। कार्ल मार्क्स कार्ल मार्क्स कार्ल मार्क्स की भी एक किताब है जो बहुत इंपॉर्टेंट पूछी जाती है। कौन सी? दास कैपिटल। दास कैपिटल दास कैपिटल। और इनकी एक किताब और पूछी जाती है आपसे दास कैपिटल के अलावा, द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो मैनिफेस्टो। आई होप आपको इतनी सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 9वां। क्वेश्चन नंबर 9, थोड़ा सा कम कर लेता हूं। निम्न में से किस धातु में सभी धातुओं की उच्चतम चालकता होती है? यानी सबसे ज्यादा उच्चतम चालकता होगी। तो ऑप्शन ए है आपका एल्यूमिनियम, बी लोहा, सी चांदी, डी इस्पात। तो सबसे ज्यादा धातुओं की चालकता जो पाई जाएगी वो पाई जाएगी चांदी में। आप देखोगे अगर करंट आप छोड़ दो, करंट या विद्युत, तो सबसे ज्यादा जो फ्लो करेगा वो चांदी में ही फ्लो करेगा। तो अब आप ये कहोगे भाई तार में चांदी क्यों नहीं लगाते? क्योंकि आपको पता है भाई ये चांदी बहुत महंगी है। अगर इतनी महंगी हो जाएगी तो भाई जो गरीब परिवार है उसमें लाइट ही नहीं आएगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 10, आज का लास्ट क्वेश्चन। मेंडलीफ की आवर्त सारणी में क्षैतिज पंक्तियों को क्या कहा जाता है? आपके समक्ष है चार ऑप्शन है, आवर्त, उन्नयन, उपसमूह और समूह। तो इसका राइट आंसर आपने लगा लिया होगा। आपको पता है कि आवर्त सारणी जो आपकी मॉडर्न आवर्त सारणी है, एक वो बनी थी। और आवर्त सारणी किसने बनाई थी? तो मेंडलीफ ने बनाई थी। इसमें आपको पता है एक आपकी क्षैतिज पंक्ति होती है, क्षैतिज क्षैतिज पंक्ति, और एक पंक्ति होती है आपकी ऊर्ध्वाधर पंक्ति, ऊर्ध्वाधर ऊर्ध्वाधर। ठीक है। क्षैतिज पंक्ति को हम बोलते हैं आवर्त, आवर्त। ऊर्ध्वाधर पंक्ति को बोलते हैं हम समूह, समूह। कितने समूह है आपको पता है? 18 समूह है। और कितने आवर्त है आपको पता है कि 7 आवर्त है। क्वेश्चन क्या पूछा है? क्षैतिज पंक्ति, तो क्षैतिज पंक्ति को क्या कहेंगे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका आवर्त। तो ये थे आपके 10 क्वेश्चन। बाकी एक क्वेश्चन आपको मैं होमवर्क के तौर पे देता हूं कि कौन सा जीव त्वचा से सांस लेता है? आपके समक्ष चार ऑप्शन होंगे। जो पिछली क्लास में मैंने आपको क्वेश्चन पूछा था कि साइमन कमीशन भारत कब आया, तो उसका राइट आंसर है 1928। तो दोस्तों पहली बात तो आप मुझे बताओ कि मेरे द्वारा जो ये इनिशिएटिव लिया जा रहा है CATU, ये आपको कैसा लग रहा है? दूसरा, अगर आपको वीडियो थोड़ी बहुत भी पसंद आती है तो आपका अपना यूट्यूब चैनल है वर्दी आज कल 24। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप इस चैनल को या वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और कमेंट के माध्यम से आप हमसे जुड़ भी सकते हो। और आप मुझे बता सकते हो कि भाई इसमें आपको ये सुधार करने की आवश्यकता है। अगर आप कमेंट के माध्यम से मुझे कुछ भी बताओगे तो मैं आपको रेस्पॉन्स अर्थात प्रतिक्रिया जरूर देखूंगा। तो दोस्तों वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।